अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हीरा दो लेटर लो। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज और उसकी बेटी अंबर की मुबैना ऑडियो लीक में किस लेटर का जिक्र था, समा ने पता लगा लिया। लेटर में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के अकाउंट्स फ्रीज और फंड्स वतन मुंतकली का जिक्र है। ये मामला 2019 में काबीना को इन कैमरा ब्रीफ किया गया था। काबीना के हुक्म पर ही लेटर सील कर दिया गया था। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी, जिसके चर्चे हैं, समा ने उसका खोज लगा लिया। लेटर में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक के बैरून मुल्क फंड्स अकाउंट फ्रीज और वतन मुंतकिली का जिक्र है। मामले पर 2019 में उस वक्त के वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी थी। जो पैसा बैरून मुल्क से रिकवर कराया गया उसे मुबैना तौर पर वापस बिजनेस टाइकून के बेटे के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया। लेटर काबीना की मंजूरी से सील भी कर दिया गया। अंबर रियाज से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने काम होने की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट लगाई गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। बोली अंगूठियों के एवज मुल्क के मफादात बेचे गए। जिस चीज की मनी ट्रेल के पीछे जाएं तो इमरान खान बुशरा बीबी और फराह खान से जाकर मिलती है। जिस चीज की मनी ट्रेल को पीछे की तरफ जाएं तो वो इमरान खान, बुशरा बीबी और फरा गोगी से जाकर मिलती है। जिस ट्रांसफर की, जिस तानियाती की, जिस प्रोजेक्ट की, जिस हुकूमती मामलात की, चाहे वो आटे की समरी हो, चीनी की समरी हो, फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हुए, तमाम का जो खुरा है वो बनी गाला जाकर निकलता है इमरान खान और बुशरा बीबी का। और अंगूठियों के ऊपर मुल्क के मफादात को बेचा। 5 कैरेट आपने मुल्की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। तो इक़्तिदार हाथ से क्या गया, खिलाड़ी होशो हवासी गवा बैठे, इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलने लगे, धमकियों पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के MNA अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कराची से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान ने कहा कि अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को नुकसान हुआ तो खुदकुश हमला करूंगा। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के MNA अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो बयान में कराची से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह खान ने कहा कि अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो वो छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को नुकसान हुआ तो खुदकुश हमला कर दूंगा। उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। इमरान खान के बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है? आप क्या समझते हैं? इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मंसूर, ये किस किस्म के बयानात हैं, ये किस किस्म के इकदामात हैं? इस तरह से जो PTI के फॉलोअर्स हैं, जो इनके जलसों में आते हैं, उनको इश्तियाल दिलाया जाएगा, फिर आगे मुल्क और तशवीशनाक सूरत हाल पर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पिछले 20 साल में कितनी जानें गंवाई हैं, लेकिन शायद आज तक ये जो माइंडसेट है ये आज तक हम लोग अपने आप में से, अपने आसपास के लोगों से निकाल नहीं सके। मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से यही कहा जाता था कि जो हालिया उनके बयानात हैं वो शिद्दत पसंदी को और इंतहा पसंदी को जो है वो फरोग दे रहे हैं, इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को जो है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उनके अपने MNA ने जिस किस्म की बात कही है, इससे ये बात पता लगती है कि ये मामला कहाँ तक जा चुका है। और ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसे MNA हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं। ये किसी दूर दराज इलाके से नहीं है, ये किसी बॉर्डर एरिया की कंस्टिट्यूंसी से, उस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते, ये कराची शहर से ताल्लुक रखते हैं। और बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से नौजवान ऐसे लोगों को सुनते होंगे, ये उस हल्के के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं
जब ये इस किस्म की बातें करेंगे तो नौजवान किस किस्म का लेसन सीखेंगे, किस किस्म का सबक सीखेंगे। अफसोसनाक बात यह है कि हम लोग इन जैसे लोगों के लिए, जो लोग ऐसी तहापसंदी और शिद्दत पसंदी अपने दिमागों में रखते थे, उनके लिए यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते थे कि इनके दिमागों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, ये नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू करें। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल फरोग दे दिया गया है, उससे शिद्दत पसंदी के अंदर दोबारा लगता है इजाफा होना शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब तक भी ये पैगाम पहुंचा होगा और वो और उनकी जमात इस चीज की मजम्मत करेंगे और इस बयान की भी मजम्मत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी ऐसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को इकट्ठा होने की जरूरत है, यकजा होने की जरूरत है। दूसरी बात ये जिस किस्म की इन्होंने बात कही है, यानी कल को अगर इमरान खान साहब को अगर कोई पुलिस पकड़ने के लिए आई या कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने के लिए आए, तो इन जैसे लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे, यानी अपनी ही फोर्सेस के ऊपर जो है वो इस किस्म के हमले किए जाएंगे। तो ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ऐसी सोच का मुतहामिल नहीं हो सकता। मंसूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तलाल चौधरी साहब ने, जिनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक दफा फिर आपको सुनाते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा है। तलाल चौधरी साहब, यकीनन आपने भी ये गुफ्तगू सुनी होगी। तहरीक इंसाफ के एमएनए अताउल्लाह खान ने खुदकुश हमले की धमकी दे दी है। सर, इस तरह की सोच, इस तरह का माइंडसेट किस तरफ जा रहे हैं? सर, हम क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि धमकी जो है उसमें ये बड़े अहम अल्फाज हैं कि मुल्क चलाने वालों के खिलाफ खुद का धमाका किया जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ये धमकियां और गीदड़ धमकियां ये बड़ी देर से दे रहे हैं। ये तो इतने जोगे नहीं थे कि पुलिस के लाठीचार्ज या आंसू गैस का सामना कर लेते। वहां तो या नजर कोई नहीं आए, और उसके बाद इसी तरह की ये बेशुमार। लेकिन जब कानून अपना रास्ता बनाएगा, जब कानून अमलदारी दिखाएगा, हम कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज किसी को नहीं कर रहे, मगर जिन्होंने इस्लामाबाद को आग लगाई है, जिन्होंने स्पाई को शहीद किया है, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने हीरे के अंगूठियां लेके यहाँ पर पाकिस्तान बेचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस तरह के जो माइंडसेट है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है इनकी, इन्हें अब समझ नहीं आ रही। सो इस पर इंशाल्लाह ताला ये इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह की कोई काम कर सके। ये सिर्फ एक वीडियो पैगाम और उसके बाद अपनी मशहूरी का एक डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन जो हुकूमत है वो सीरियस ले रही है हर चीज को। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये तो एक धमकी है ना, वो खुदकुश हमले का कह रहे हैं, पाकिस्तान के नक्शे अमन का खतरा हो सकता है। क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कानूनी कार्रवाई मैंने तो आपको कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई को अब उनकी जिम्मेदारी है कि पीटीआई के जो जमात है वो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है। और अगर पूरी जमात जो है जिन्होंने सिपाही की शहादत, कमाल जो लाहौर में गोलियों से शहीद हुआ, उसकी शहादत की कंडेम नहीं किया, और इसी तरह आग लगाने के वाकयात को आज के दिन तक उन पर कोई मजम्मत या नदामत का इजहार नहीं किया गया। जो आग लगा रहे हैं, जो सिपाहियों को गोलियां मार रहे हैं, वो इस तरह के मामले पर पीटीआई के लोगों को ये तो नहीं वो कर सकते कि वो किसी एक या दो चैनल्स का बाइकआउट इसलिए कर दें कि उनसे सच सुना नहीं जाता, लेकिन वो कौम को जवाब देना जी कि ये वाला माइंडसेट जो है, ये अगर तो ये उन्होंने इस तरह करके ये मुल्क चलाना है, या इतने वो फ्रस्ट्रेटेड है कि इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते, इक़्तिदार के बगैर अब उन्हें उनका ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल इक़्तिदार हाथ से क्या गया है, खिलाड़ी तो होश ही गवा बैठे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है बैरिस्टर एहतशाम साहब ने। सर, ये मामला आपको भी पता ही होगा, क्या देख रहे हैं सर? जब कानून अपना रास्ता बनाएगा तो क्या इस तरह की धमकियां आएंगी? मैं समझता हूँ बड़ा ही गैर मुनासिब और गैर कानूनी बयान है। और कल जब मेरी नजर से ये बयान गुजरा था तो इनिशियली मुझे नहीं पता था कि ये शख्स जो कह रहा है वो खुद भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये एमएनए है। अब देखें कि एक बंदा जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है वो इस तरह का स्टेटमेंट देगा कि हम खुद कुछ हमला करेंगे और फिर जवाब में ऐसा जवाब देंगे कि आपकी नस्लें मिट जाएंगी। तो किस तरफ सिचुएशन जा रही है? सिर्फ चोर, डाकू, लुटेरे जिनको कहा जाता है, वो अगर उनके केसेस के फैसले ना हो तो उसके ऊपर तो आप स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में 2 कानून है और कानून की बालादस्ती नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बराह रास्त रियासत की रेट को चैलेंज करें,
आप अमन आमा की सिचुएशन खराब करने की बात करें, आप नक्शे अमन क्रिएट करें, आप ऐसा स्टेटमेंट दें जिसमें आप कहें कि खुद कुछ हमला करूंगा, आप ऐसा स्टेटमेंट दें जिसमें कहें कि आपकी नस्लें मिटा दी जाएंगी, तो क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? और अगर इस पर कानून हरकत में नहीं आता तो इस केस में भी फिर 2 ही कानून है। जी बिल्कुल सर, कमेंट आ गया आपका। बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि अगर इस तरह की बात कोई शहरी करे तो फिर भी कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन ये तो एमएनए है, इनको तो रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिएक्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम, मंसूर अली साहब और तलाल चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। एमएनए अताउल्लाह खान के बयान पर मरियम औरंगजेब का रद्दअमल आ गया। कहा ये लोग वो हैं जिन्होंने खूनी मार्च का ऐलान किया था। ये बयान किसी तरह से भी आज़ादी इजहार राय के अंदर नहीं आता। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को कानून गिरफ्त में लेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने खूनी मार्च का ऐलान किया था, जिन मुसल्लह जत्थों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए वफाक के ऊपर हमला करने की और चढ़ दौड़ने का प्लान बनाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक दिन पहले डंडे डिस्ट्रीब्यूट किए थे 25 मई से पहले, और वो लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का अगर बाल भी बाका हुआ, वो मैं उस पर आती हूँ कि बाल बाका हो या ना हो, मैं आती हूँ, लेकिन तो हम खुदकश हमला, ये इजहार राय, ये जमहूरियत है? ये किसी किस्म से कहीं से आपको ये लगता है कि मुल्क पे खुदकश हमला करने का ऐलान किसी तरह भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के ज़मरे में आता है? आप फैसला करें। फिर जब इन पे कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं सियासी इंतकाम और सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, या हम डर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जो शख्स खुदकुश हमला मुल्क पे करने का, जो शख्स मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने का, जो शख्स मुल्क के एटमी प्रोग्राम को छिन जाने की बात करे, खुदा ना खास्ता, जो शख्स के लोग खूनी मार्च का ऐलान करें, जो मार्च ही इन ऐलानात से हो, वो इजहार राय होता है? वो डेमोक्रेसी होता है? वो जमहूरियत का राइट होता है? ये आप लोगों ने फैसला करना है, ये अवाम ने फैसला करना है, सिविल सोसाइटी ने फैसला करना है, ये मुल्क के कानून ने फैसला करना है कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाले, मुल्क के ऊपर खुदा न खास्ता खुदकश हमला करने वाले, मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करने वाले, मुल्क के एटमी प्रोग्राम को छिन जाने की बात करने वाले, मुल्क के वफाक पर हमला आवर होने वाले, कानून भी गिरफ्त में लेगा। पाकिस्तान की अवाम ने भी सियासी रद्द-ए-अमल दे दिया है, और ऐसे लोगों की किसी जगह के ऊपर, किसी सियासी सिस्टम के अंदर या किसी सियासी डायलॉग के अंदर कोई जगह नहीं है जो मुल्क के खिलाफ ये बातें करे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत, मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन, सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। आगे बढ़ते हैं। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर ने एक बार फिर डबल सेंचुरी कर ली है। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर ₹2.5 महंगा हो गया। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, डॉलर को तो जैसे पर लगे हुए हैं, ₹2.5 फिर महंगा? जी, डॉलर ने बिल्कुल डबल सेंचुरी कर ली है इंटरबैंक मार्केट में, और आज जो है वो ओपन करेंसी मार्केट और इंटरबैंक दोनों में ₹2.5 जो है वो महंगा हो गया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इंटरनेशनल जो बैंक हैं जो पाकिस्तान के ऑयल इम्पोर्ट को गारंटी कवर देते हैं, एलसीज जो खुलती है पाकिस्तानी बैंक इन इंटरनेशनल बैंक के थ्रू एलसीज खोलते हैं और वो गारंटी देते हैं, तो उन्होंने जो है वो कहते हैं ये गारंटी देने से इनकार कर दिया और अब 100% कैश मार्जिन जो है पाकिस्तानी बैंकों को जमा कराना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर जो है वो एकदम से जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, डॉलर की कदर ज्यादा बढ़ गई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। अब ये बताएं कि बिजली के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस भी काम न आया। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में 1200 मेगावाट का इजाफा हो गया। पन बिजली की पैदावार में कमी के बाद शॉर्टफॉल 7793 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ शहरों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,207 जबकि तलब 27,000 मेगावाट है।
घी 200 रुपए और पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। शेख रशीद की हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद, कहा इनसे मामला चलाए नहीं जा रहे। इलेक्शन इसी साल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह गरीबों का गला घोटा जा रहा है, किसी कॉल की जरूरत नहीं होगी। बजट के बाद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। हुकूमत कहाँ है? 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा, 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए, अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हलकों में फेंक रहे हैं। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं होगा। मुझे इलेक्शन इसी साल में दिखाई दे रहे हैं। मैं इलेक्शन को नजदीक देख रहा हूँ और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इनसे हुकूमत नहीं चल रही। अभी ये अपडेट कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात खत्म हो गई है, जिसके बाद वजीर आला सिंध बिलावल हाउस पहुंच गए हैं, जहां उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात जारी है। तफसील जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइए इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी को एमक्यूएम रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात का अहवाल दे रहे हैं। ये मुलाकात वज़ीर आला हाउस में हुई थी। एमक्यूएम के 8 रुकनी वफद ने इसमें शिरकत की है। हमारे ज़राए कहते हैं कि एमक्यूएम की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात रखे गए। जो मुआहदा किया गया था एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, वो पूरा नहीं हुआ। उस पर बातचीत की गई और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो जाम दिए गए थे उस पर जल्द तकरीरी का भी मुतालबा किया गया है। जी संजय, तफसील बताने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई की दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान जौहरी प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, इंतहाई अहम ये नस्ट में सेमिनार से खिताब किया है, क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? जी देखिए, उमूमी तौर पे तो यही समझा जा सकता था कि जनरल नदीम रजा जो है उन्होंने इसको एक पॉलिसी मैटर जो है वो उसके तौर पे बयान किया है। लेकिन हाल ही में जो कुछ बयान सामने हैं, खासतौर पे PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जो एक अपने तौर पे एक सीक्वेंस बयान किया था कि मुल्क दिवालिया होगा, दिवालिया होने के बाद पहले फौज पे असर पड़ेगा, फिर आपका एटमी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और फिर मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तो इस बयान को आज जनरल नदीम रजा का जो बयान है उसको उस पर्सपेक्टिव में भी लिया जा सकता है कि जो क्या साराइयाँ की जा रही हैं या जो इस किस्म के तब्के किए जा रहे हैं कि जी मुल्क का जो एटमी प्रोग्राम है वो खत्म हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको कोई बंद कर सकता है। तो उन्होंने इसको बहुत कैटेगरिकल अल्फाज में इसकी जो है वो तरजीह दी गई है और साथ साथ उसके ये भी मशवरा भी दिया है कि जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स हैं और जो इसके अलावा जो सिक्योरिटी इशूज हैं उन पे इस किस्म की बयानबाजी से गुरेज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करने की भी जरूरत है। जब ये बयान इमरान खान साहब का आया था तो उस वक्त भी लोगों की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार किया गया, लेकिन PTI वाले जो है वो बड़ी डटे हुए हैं इस बात से। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ खदशात का इजहार किया गया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से उन्होंने बिल्कुल इस तरह से कहा था कि जैसे वो अनकार्ड हो ये सारे का सारा। तो इस सारी चीज को रिपेल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आज का जो जनरल नदीम रजा का बयान है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और खासतौर पर लोगों को फिर गुरेज की जो हिदायत उन्होंने की है उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और वाकई सही है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर इस किस्म की जो क्या साराइयाँ हैं वो अल्टीमेट नुकसान का बायस बनती हैं। अल्टीमेटली वो मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसको कमजोर करने का या कम अज कम कमजोरी का तासुर देने का बायस बनती है। तो इससे गुरेज की जरूरत है। खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, अभी जो बयान दिया गया है जनरल नदीम रजा की जानिब से और साथ ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है
कि ख़ासकर जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम हैं इसके ऊपर तबसरा ना किया जाए, इस पर बातें करने से गुरेज किया जाए, लेकिन ये पैगाम बारहा भी दिया जा चुका है। आप क्या समझते हैं इसके ऊपर कोई मुकम्मल पॉलिसी बननी चाहिए कि सियासी जमातें इस किस्म के मामलात को अपनी सियासी बातों में, सियासी गुफ्तगू में ना घसीटें? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इस किस्म का एक रिवायत भी मौजूद है कि दिफाई नौइयत की चीज़ों के ऊपर सियासत नहीं की जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहली बार है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो ज़्यादातर यहूदियों पे मुश्तमिल है, उसके अंदर रॉथशाइल्ड और गोल्डस्मिथ वगैरह ये शामिल है, वो पहली बार पाकिस्तान में घुसे हैं और वो हमारे ये जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है इनके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक सेंसिटिव मामला है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया है चेयरमैन जैन स्टाफ ने कि उसने इसके बारे में दुनिया को एक बार फिर रीअश्योर किया है कि हमारी जो हमारा निज़ाम है इसको महफूज बनाने के लिए वो दुनिया में नंबर 1 निज़ाम है और दुनिया जो है इसको पहले ही मान चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये बयान जो है बड़ा टाइमली था और उन अनासर के लिए भी जो पाकिस्तान में की सियासत में घुस आए हैं, और ये मेरे ख्याल में पहला हमला है जूइश एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान में। तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना होगा। ठीक कह रहे हैं सर कि हमें ज़्यादा केयरफुल होना होगा पाकिस्तान में। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे समा को ज्वाइन किया बात करने के लिए। सर, अब जिस तरह से जनरल नदीम ने ये नस्ट में सेमिनार से खिताब किया है तो उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है, उनका कहना है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और इस तरह से गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाना चाहिए इन चीज़ों पर। ये सेंसिटिव मामलात हैं। जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी, ज़ाहिर है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। सारी स्टेट्स के प्रोग्राम होते हैं और आपने देखा होगा कि जी कोई भी स्टेट जो है वो अपने जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जब बात करते हैं तो वो रेलेवेंट क्वार्टर से ही होती है। तो आई थिंक पिछले दिनों ये जो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी जिसमें पाकिस्तान की खुदा न खास्ता डीन्यूक्लियराइजेशन की बात हो रही थी और जो पॉलिटिकल एक डिबेट के अंदर इसको शामिल किया जा रहा था, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ देखने की है जी कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही जो हमारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हमारे न्यूक्लियर हिस्ट्री है, वो हमारी जो न्यूक्लियर हिस्ट्री है, जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर हिस्ट्री है, वो एक एग्जाम्पल है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज हम जो है वो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट फ्री है, पिलफरेज फ्री है और अभी तक कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जो कि ये डिपेक्ट करता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही प्रोफेशनल और जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही प्रोफेशनल और मजबूत हाथों में है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। दिफाई तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और खालिद अजीम गुफ्तगू कर रहे थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वाले इंतखाबी इलाकों की इंतखाबी फहरिस्त में मुंतकिल कर दिया। ये डिसीजन हुआ, ये 9.5 लाख जो वोटर्स जो थे जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी, ये कमीशन का फैसला था। घर घर तस्दीक करने वालों घर तस्दीक करने के दोनों मराहल के दौरान तस्दीक होने वाले वोटर्स और मुस्तकिल पता पर मुंतकिल किए जाने वाले वोटर्स के नामों पर मुश्तमिल गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तें यानी प्रीलिमिनरी लिस्ट इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 28 के तहत 21 मई ता 19 जून 2022 मुल्क भर में कायम डिस्प्ले सेंटर्स पर आवाम के मुआयने के लिए रख दी गई हैं। डिस्प्ले सेंटर्स और हाकिम नज़रसानी यानी रिवीजन अथॉरिटी की तैनातियों की तफसील इन पे आपको टेबल्स में नज़र आ रही है। ये सूबा भर की दी हुई हैं, यानी 4 सूबों में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, ये मिला के रिवीजन अथॉरिटीज़ 525 और डिस्प्ले सेंटर्स इस वक्त अगर आप देखें तो 20,159। रिवीजन अथॉरिटीज़ के फैसलों के मुताबिक गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में तरमीम के बाद 12 अगस्त 2022 को
हतमी इंतखाबी फहरिस्तें शाया कर दी जाएंगी। इस सिलसिले में बाकी रह जाने वाले मराहल दर्ज झैल हैं। नेक्स्ट ये जी आप देख सकते हैं कि ये 5 स्टेप्स जो हैं ये तकरीबन 12 अगस्त 2022 तक इंतखाबी हतमी फहरिस्तों की शाद यानी फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट की प्रिंटिंग जो है वो 12 अगस्त तक है। 30 दिन है गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के जो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है यानी डिस्प्ले। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर चिश्तिया से बाजियाब कराई गई दुआ जहरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद को अदालत में पेश कर दिया गया। दुआ ने वालिदैन की जानिब से लगाया गया अगवा का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि इसने पसंद की शादी की। अदालत ने दुआ जहरा को पनाह शेल्टर होम भेजने और उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दिया। 8 जून को रिपोर्ट तलब कर ली गई। मजीद जानिए इरफानुल हक की इस रिपोर्ट में। कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद को सिक्योरिटी के सख्त हिसार में सिंध हाई कोर्ट लाया गया, जहां हर जबान पर यही सवाल था कि दुआ को अगवा किया गया या उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। दुआ बेटा आपको अगवा किया गया है, वो अपनी मर्जी से गई थी। दुआ के आने से पहले उसके वालिदैन अदालत में बेटी की रात तक रहे थे। वालदा ने पौने 2 माह बाद बेटी को देखा तो रोते हुए उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कम उम्री की शादी और मुबैना अगवा के केस में दुआ ज़हरा ने अदालत की हिदायत पर कटहरे में खड़े होकर बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया। अदालत के सवालों के जवाब में दुआ ज़हरा ने बताया कि वो 18 साल की है, उसने मर्जी से शादी की और वो शौहर के साथ जाना चाहती है। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि जब बच्ची अपने वालिदैन से मिलना ही नहीं चाहती तो हम कैसे ज़बरदस्ती मुलाकात का हुक्म दें। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आपके अगवा और हफ्से बेजा में रखने का मौक़िफ़ तो वैसे ही गैर मौसर हो चुका है। दुआ ज़हरा के वालिद के वकील ने कहा कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात कराना ज़रूरी है, जिस पर दुआ ज़हरा ने वालिदैन से मिलने से इनकार करते हुए कहा कि वो मुलाकात नहीं करना चाहती। दुआ ज़हरा के बयान के बावजूद दावा किया कि उनकी बेटी दबाव में है। 51 डेज वो उनके पास रही है, वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि हमें मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट वे कह दिया हमने मिलना नहीं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करते। सेकेंडली मेडिकल होगा, इंशाल्लाह उसकी एज सामने आ जाएगी। एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। दुआ ज़हरा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी की उम्र 14 साल है और उसे 16 अप्रैल को अगवा किया गया था, जबकि लड़की का 26 अप्रैल को निकाह और वीडियो पैगाम सामने आया था, जिसमें पसंद की शादी और मर्जी से घर छोड़ने का दावा किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।